सभी को नमस्कार विद्यार्थियों। हम आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत जो ब्रिटिश शासन के विस्तार के लिए जो कंपनी के द्वारा अपनाए गए साधन हैं उनकी हमने चर्चा कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने सहायक संधि की चर्चा कर ली थी। इसी क्रम में अब हम चर्चा करेंगे गोद निषेध नीति के बारे में। तो विद्यार्थियों, हम गोद निषेध नीति को जानेंगे। उसके पश्चात कंपनी के द्वारा देशी राज्यों के प्रति जो नीति अपनाई गई उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ये जानेंगे भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जो इतिहास है वो 1848 से लेकर के 1856 का जो काल है उसको अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है। 1848 में जो लॉर्ड हार्डिंग के बाद जो गवर्नर जनरल आया, 36 वर्षीय नवयुवक लॉर्ड डलहौजी जो आया और 1856 तक वह अपने पद पर बना रहा है। ये लॉर्ड जो डलहौजी है वो अत्यंत साम्राज्यवादी नीति को अपनाने वाला व्यक्ति था और जब भी और जहाँ भी उसके लिए संभव हुआ उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया और अपने 8 वर्ष का जो शासनकाल है उसमें उसने साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण किया। साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण करते वक्त लॉर्ड डलहौजी ने जो देशी रियासत है उनके प्रति बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं रखी। जो भारतीय नरेश हैं, वो जो नवाब है से तो उसको इतनी ज़्यादा चिढ़ थी कि वो भारतीय राज्यों के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए हमेशा से प्रयत्नशील रहता था। तो विद्यार्थियों, गोद निषेध नीति का जो जनक था वो लॉर्ड डलहौजी था, जिसके बारे में हमने संक्षिप्त में चर्चा कर ली है। अब हम विद्यार्थियों आपको बताना चाहेंगे कि कंपनी की देशी राज्यों के प्रति क्या नीति थी और किस हिसाब से उन्होंने जो नीति है उसको अपनाया गया। तो विद्यार्थियों, जो 1813 की बात हम करें कि 1813 से आसपास अगर हम जो बात करें कि कंपनी ने जो देशी राज्यों के प्रति जो नीति अपना रखी थी वह थी घेरा डालने की नीति या सुरक्षा की दृष्टि से घेरा डालने की नीति। तो इसके अंतर्गत क्या होता था विद्यार्थियों, ली वार्नर ने इसकी व्याख्या की है और इसके अंतर्गत कंपनी जो है अपने क्षेत्र के चारों ओर मित्र राज्यों को बनाए रखती थी ताकि उसे आवश्यकता पड़ने पर वह उनकी मदद ले सके और उनके राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर ले। और भारत के देशी राज्यों को विदेशी राज्य माना गया और गवर्नर जनरल को उनके आंतरिक मामलों में क्या करते थे कि कम से कम हस्तक्षेप करते थे। वे राज्यों के आंतरिक मामलों में केवल उतना ही हस्तक्षेप करते थे जब कंपनी का कोई राजनीतिक स्वार्थ होता था। जब तक कंपनी का कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं होता था तब तक कंपनी राज्य के आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी। यह जो नीति है वो 1813 तक चलती रही। 1813 के बाद कंपनी ने अपनी नीति में परिवर्तन लाया क्योंकि नए गवर्नर जनरल 1813 में आए लॉर्ड हेस्टिंग्स। उसने क्या है, जो पूर्ववर्ती जो गवर्नर जनरल है उसकी नीति को उसने त्याग दिया और अपनी एक नई नीति अपनाई जिसका नाम उसने दिया अधीनस्थ अलगाव की नीति। तो विद्यार्थियों, हम ये जानेंगे कि अधीनस्थ अलगाव की नीति क्या होती है। अधीनस्थ अलगाव की नीति से तात्पर्य क्या है कि कंपनी के अधीन जो जितने भी देशी राज्य हैं उनको अलग अस्तित्व बनाए उनका रखना। और इस नीति का अनुसरण करते हुए क्या हुआ कि जो कंपनी है भारत की प्रमुख सत्ता बन गई, प्रमुख शक्ति बन गई और कंपनी के अधीन जितने भी देशी राज्य के जो राजा थे या कंपनी जो नवाब थे वो कंपनी की जो सत्ता है उसको सर्वोपरि मानते थे और वह अपने राज्य का शासन कंपनी की सहायता से चलाते थे। कंपनी ने संपूर्ण भारत में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया था और देशी राज्यों में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने का बहाना लेकर के उसके आंतरिक तथा बाह्य मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। इससे पूर्व हमने आपको बताया था कि सहायक संधि में भी किस प्रकार कंपनी जो है घनिष्ठ मित्रता रखते हुए भी किस प्रकार से आंतरिक तथा बाह्य मामलों में हस्तक्षेप करती थी। डलहौजी से जो पूर्ववर्ती गवर्नर जनरल ने देशी राज्यों में अधिक से अधिक प्रभाव स्थापना करने की कोशिश की, लेकिन जो डलहौजी था
वह क्या था, संपूर्ण संयोजन की नीति को उसने अपना लक्ष्य बनाया और उसका मानना था कि ब्रिटिश जो साम्राज्य का विस्तार है वो भारत के अंतर्गत अधिक से अधिक हो। अब हम बात करेंगे कि लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी जो नीति जो अपनाई उसके क्या कारण थे या ऐसी क्या परिस्थितियां निकल कर के आ रही थी कि लॉर्ड डलहौजी ने भारत में जो है साम्राज्य विस्तार किया। तो विद्यार्थियों, एक चीज़ हम आपको और बताना चाहेंगे कि जो लॉर्ड डलहौजी है, जो लॉर्ड डलहौजी है उसने जो भारत में साम्राज्यवादी जो नीति अपनाई उसने 4 प्रमुख कारण माने या इतिहासकारों ने उनको कहा कि डलहौजी की जो साम्राज्यवादी की नीति है उसके प्रभावित करने के लिए 4 प्रमुख कारण थे। उसके प्रथम कारण की अगर हम चर्चा करें तो तत्कालीन भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो अत्यंत कमज़ोर थी और जिस पर कंपनी ने क्या है अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर ली थी और वह जो भारतीय राज्य हैं वो कंपनी पर आश्रित हो चुके थे। कंपनी बिना युद्ध लड़े किए ही जरा सी धमकी दे करके कोई भी आदेश इन जो भारतीय राज्य हैं इनसे मनवा लेते थे। वास्तव में अगर हम कहें तो जो भारतीय राज्य है वह पेड़ पे लगे हुए उस पके हुए फल की तरह थे जिन्हें कभी भी हिला करके गिराया जा सकता था और ऐसा ही डलहौजी ने किया। दूसरा बड़ा कारण हम बात करें तो ब्रिटिश राज्यों का क्षेत्र भारतीय राज्यों से छोटा। तो जो ब्रिटिश भारत था उसका क्षेत्र है वो जो भारतीय राज्य है उनसे छोटा था। अतः डलहौजी कहता था कि उसे अनुपात के अंतर्गत जो होना चाहिए ये अनुपात बिगड़ा हुआ है, इस अनुपात को बैलेंस करना चाहिए क्योंकि उसकी मान्यता थी कि भारतीय शासक तो सर्वथा अयोग्य हैं, शासन करने की उन्हें क्षमता नहीं होनी चाहिए, अतः शासन उन्हें करना चाहिए जो योग्य हो। नंबर 3 कार्य इंग्लैंड में उदारवादी विचारधारा का प्रभाव। तो जिस समय भारत में गोद निषेध नीति अपनाई जा रही थी या जिस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर के आए तब इंग्लैंड में उदारवादी विचारधारा का प्रभाव था और उदारवादियों की मान्यता थी कि भारतीय शासकों के मनमाने ढंग से शासन करने से राज्यों में बहुत अधिक भ्रष्टाचार फैलेगा, अव्यवस्था फैलेगी और जब तक इन राज्यों का शासन सूत्र ब्रिटिश सरकार नहीं संभाले तब तक देश में न्याय और व्यवस्था स्थापित नहीं होगी। तो इस प्रकार लॉर्ड डलहौजी का भी कहना था कि ब्रिटिश प्रशासन देशी नरेशों के प्रशासन से कहीं अधिक अच्छा है। इससे यह भी सिद्ध करने का प्रयास किया कि भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि डलहौजी ब्रिटिश शासन की श्रेष्ठता का जो सिद्धांत है उसके आधार पर जो साम्राज्य विस्तार किया जा रहा था उसको वो उचित मानता था। वह मानता था कि ब्रिटिश शासन भारतीय जो नरेश है उनके शासनों से कई गुना बेहतर है, अतः उसे ही मतलब ब्रिटिश शासन को या ब्रिटिश साम्राज्य को या कंपनी को ही भारत के अंतर्गत जो है क्षेत्र विस्तार करना चाहिए और भारत की सत्ता की बागडोर संभालनी चाहिए। चौथा कारण है साम्राज्य विस्तार की नीति द्वारा कंपनी की आय में वृद्धि करना था। डलहौजी अपनी कुछ सुधार योजनाएं लागू करना चाहता था। आपको पता है डाकतार सेवाएं हैं वो डलहौजी के समय की गई थी, तो कई सारी योजनाएं हैं उनको लागू करना चाहता था जिसके लिए भारत में धन की आवश्यकता थी। इसलिए और दूसरी बात ये थी कि उसी समय इंग्लैंड के अंतर्गत क्या थी, औद्योगिक क्रांति चल रही थी और ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी और कच्चा माल भारतीय राज्यों से आसानी से प्राप्त हो जाता था। इन सभी कारणों के अतिरिक्त डलहौजी का जो स्वयं का जो चरित्र था वह भी बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। साम्राज्य विस्तार की नीति भी उसके लिए उत्तरदायी बनी। यंग था, इससे पूर्व कोई भी इतनी कम उम्र में इस पद पर नियुक्त नहीं किया था, अतः नवयुग होने से महत्वाकांक्षी होना स्वाभाविक हो गया था तथा भारत में साम्राज्य विस्तार करके अपने देशवासियों की नज़र में प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता था। इसलिए लॉर्ड डलहौजी ने भारत में क्या करी, साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों, जो लॉर्ड डलहौजी ने साम्राज्य के विस्तार की जो नीति अपनाई उसके लिए कौन कौन से साधन अपनाए। तो नंबर 1 है युद्ध द्वारा।
तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है युद्ध किए राज्यों के साथ, देशी राज्यों के साथ, और उस राज्य के बाद वह विजय हुए और विजय होने के पश्चात उस क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन मिला लिया गया। तो ऐसे युद्ध के द्वारा पंजाब है, दक्षिणी बर्मा है, ये क्षेत्र थे जिस पे आक्रमण के माध्यम से युद्ध करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। इसी में है नंबर 2, बकाया राशि के नाम पर राज्याधिकरण करना। तो बकाया राशि के नाम पर अगर जैसे कोई क्षेत्र है वो कर्जे में है, वह जहाँ से ब्रिटिश जो शासक है उनसे वो किसी प्रकार की राशि मांगते हैं, कोई भुगतान मांगते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उस क्षेत्र बकाया राशि न चुकाए जाने के कारण उस क्षेत्र को कंपनी के द्वारा अधिग्रहण किया जाता था। ऐसा क्षेत्र हम बात करें तो हैदराबाद राज्य का जो बरार क्षेत्र है वो कंपनी ने बकाया राशि के नाम पर अधिग्रहण कर लिया था। नंबर 3 है कुशासन के आरोप के माध्यम लगा करके राज्य का अधिग्रहण, और कुशासन का राज्य का आरोप लगा करके जो राज्य का अधिग्रहण किया उसको अवध का के नाम से जो अवध है रियासत है, देशी रियासत, उसका कुशासन का आरोप लगा करके उसका अधिग्रहण किया गया। तो विद्यार्थियों डायरेक्ट इसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और अति लघुत्रात्मक में भी ऐसे प्रश्न किए जा सकते हैं कि युद्ध नीति के द्वारा कौन सा क्षेत्र अधिग्रहण किया गया या गोद निषेध के द्वारा कौन कौन से किए गए, किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताइए, युद्ध के द्वारा कौन से अपनाए गए। इसके अलावा गोद निषेध जो प्रथा है वो कब लागू हुई, सबसे पहले किस क्षेत्र में लागू हुई और किस गवर्नर के द्वारा उसको अपनाया गया या उसके द्वारा लागू किया गया। इसी के अंतर्गत विद्यार्थियों जो चौथी नीति जो अपनाई गई थी उसका नाम था गोद निषेध नीति। तो गोद निषेध नीति विद्यार्थियों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार गोद निषेध नीति क्या होती है। देखिए गोद निषेध नीति है, उसकी बात हम करें तो कि किसी राज्य के अंतर्गत अगर पैतृक वारिस नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में जो सार्वभौम सत्ता है उसके द्वारा अधीन तथा परतंत्र क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में वो मिला सकती है। तो गोद निषेध नीति का अंतर्गत ये था कि जो पैतृक वारिस अगर नहीं है और अगर सार्वभौम सत्ता अगर कंपनी चाहे तो उस क्षेत्र को अगर वो उसके परतंत्र या अधीन है तो उस क्षेत्र को उसको मिला सकती है। लॉर्ड डलहौजी का कहना था कि सामान्य नागरिक जो है गोद लिया हुआ पुत्र अपने पिता की व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकारी होता है, किंतु राज्य का जो है वो स्वाभाविक रूप से वो उत्तराधिकारी नहीं होता है। दत्तक पुत्र है उस स्थिति में राज्य का शासक हो सकता है जब भारत की सर्वोपरि सत्ता को की हैसियत से ब्रिटिश जो सरकार है वह उस उत्तराधिकारी को स्वीकार करे, उस उत्तराधिकारी को मान्यता प्रदान करे। डलहौजी का ये भी दावा था कि कोई भी शासक है किसी भी व्यक्ति को गोद लेता है तो उसकी जो स्वीकृति है या मान्यता है वो सार्वभौम सत्ता स्वीकृत भी कर सकती है और अस्वीकृत भी कर सकती थी। भारतीय नरेशों का ये दावा था कि जो गोद निषेध जो प्रथा है वो अभी से नहीं प्राचीन काल से चली आ रही है और परिवार में अगर किसी के संतान नहीं होती थी तो जो शासक था या कोई भी परिवार का मुखिया था वह दत्तक पुत्र ग्रहण कर लेता था और ये प्रथा सर्वमान्य थी। और इसके अंतर्गत जो दत्तक पुत्र है या निजी पुत्र है उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता था। और मध्यकाल में मुस्लिम सुल्तान है, मुग़ल सम्राट है, मराठा है, इन सभी ने इस प्रथा को क्या दिया था, सम्मान दिया था। बस इतना सा जरूर था कि जो दत्तक पुत्र जो होता था वो गद्दी नशीन होता था तो उससे अधिक नजराना लिया जाता था। तो दत्तक पुत्र के वैधानिक अधिकार को कभी भी चुनौती नहीं दी गई थी। अतः जो डलहौजी ने जो नीति अपनाई थी दत्तक पुत्र के लिए तो वो प्रचलित जो परंपरा थी उसके वो अनुकूल नहीं थी। तो विद्यार्थियों ये चीज़ें हैं हम बता दिए आपको कि गोद निषेध नीति क्या है और इसके अंतर्गत प्राचीन स्थिति इसकी क्या थी। इसके अलावा कभी कभी ऐसी स्थिति भी उत्पन्न आती थी कि जब शासक किसी को बच्चे को गोद लिए बिना ही मर जाता था और उसके जो विधवा है उसके द्वारा जो है बच्चे को गोद ले लिया जाता था। ऐसे अनेक उदाहरण हैं।
जैसे अगर हम बात करें तो 1827 में जो ग्वालियर के शासक थे दौलत राव सिंधिया, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके कोई पुत्र नहीं था और उसने अपनी मृत्यु से पूर्व किसी बच्चे को गोद भी नहीं लिया था, परंतु उनकी जो मृत्यु के पश्चात जो उनकी विधवा पत्नी थी बेजाबाई, उसने जनकोजी जी को गोद लिया और तत्समय उसको कंपनी ने मान्यता दे दी। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो पूर्व में भी कंपनी के समय भी जो है गोद लेने की जो नीति है वो चल रही थी, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को बढ़ावा देते हुए जो है गोद जो निषेध नीति है उसको अपनाया और कंपनी का अधिक से अधिक क्या करा, साम्राज्य विस्तार किया।